डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण। तो जब भ्रूण कोश, जैसा कि हमें पता है कि एक पोषक ऊतक है, और जब इस पोषक ऊतक का निर्माण हो जाता है तो जाइगोट भी अपना विकास प्रारंभ कर देता है। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है इस प्रकार की घटना जिसमें जाइगोट विकास करके एक पूर्ण एम्ब्रियो या भ्रूण को बनाता है, उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अथवा हम इसको कहते हैं, इसी घटना को चाहे आप कहिए एम्ब्रियोजेनी अथवा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन या निर्माण। किसका निर्माण? एम्ब्रियो के निर्माण की क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण निर्माण कहते हैं। यह प्रश्न आएगा कि जाइगोट के विकास को समझाइए, तो हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जब से हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें शायद सबसे अधिक हार्ड टॉपिक होगा, और बुक्स वगैरह में भी क्या रहता है, एक साथ डायग्राम दिए रहते हैं, इस कारण यह टॉपिक समझ में नहीं आता। किंतु आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स के समान ही पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आए। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी भ्रूण के निर्माण की क्रिया इम्पॉर्टेंट होती है। तो चूंकि हम किसमें पढ़ रहे हैं ये सब टॉपिक अभी एंजियोस्पर्म में, इस प्रकार के पौधे जिनमें कि बीज आवरण से ढके होते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और यह एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं। किस तरह से पढ़ना है अपने को? दोनों ही आपके सिलेबस में है। दो प्रकार के एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। अब ये कॉट से समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये जो भाग है ये संबंधित होता है भ्रूण से। डाई मीन्स दो और मोनो मीन्स एक, और कॉट क्या है? कॉटिलिडन या बीजपत्र। कॉटिलिडन क्या होते हैं? भ्रूण का वह भाग होता है जो कि लीफ लाइक होता है, पत्ती के समान। जिस तरह की एक पौधे में पत्ती भोजन का निर्माण करती है, उसी तरह से एक बीज के अंदर एक भ्रूण में, इन्हें कहते हैं भ्रूणीय पत्ती, एम्ब्रियोनिक लीव्स, क्योंकि इनमें भोजन संचित रहता है, इन्हें कहते हैं कॉटिलिडन। तो उनकी संख्या कितनी होती है इस प्रकार के प्लांट में, उसके आधार पर एंजियोस्पर्म प्लांट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री, और दूसरे होते हैं मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में दो कॉटिलिडन या बीजपत्र होते हैं, और मोनोकॉटिलिडन में एक बीजपत्र या एक कॉटिलिडन होता है, सिंगल कॉटिलिडन। तो आपके सिलेबस में दोनों ही प्रकार के हैं, किंतु अधिकांशतः पूछा जाता है जो वो होता है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। और यह जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, वो मुख्य रूप से कौन सा कर रहे हैं? क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्य का। जिस तरह से कि हमने एम्ब्रियोसेक पढ़ा था, तो वो पढ़ा था एक प्रारूपिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक। कौन सा था? पॉलीगोनम टाइप। उसी तरह से एक प्रारूपिक प्रकार का जो भ्रूण होता है द्विबीजपत्री भ्रूण, वो होता है क्रूसीफेरस टाइप या ऑनिग्रेड टाइप, क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली में ये जो प्लांट है एक कैप्सैला वर्सा पेस्टोरिस, उसमें इसको पूरी रचना को समझाया गया है, और ये प्रारूपिक प्रकार का भ्रूण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। अब जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उस समय हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में कि यह क्या था? ओव्यूल। क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर ही क्या बनना है? सब रचनाएं बनना है। इसी के अंदर बनेगा भ्रूण, और यही बनेगा सीड, और यही बनेगा फल। तो ये जब दोहरा निषेचन हो गया था, तो दोहरा निषेचन से क्या बन गया था? एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से इस वाले पोर्शन में इधर क्या बन चुका है? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भ्रूण कोश बन चुका है। क्या बन चुका है? भ्रूण कोश। और इधर माइक्रोपाइलोसाइट क्या बन गया था? जाइगोट। ये था 2x जाइगोट, और अब कंप्लीट निर्मित हो चुका है भ्रूण पोषक। तो नेचुरल है कि जब यह पोषक ऊतक बन चुका है तो ये भ्रूण भी बनना प्रारंभ कर देगा। तो हम इसको जाइगोट को इस ओव्यूल से बाहर निकाल रहे हैं, और इस तरह के डायग्राम बनेंगे।
देखते चलिए आप। इस जाइगोट को हमने ओव्यूल से बाहर निकाल दिया। यह इसका नाभिक है। कैसा है? 2x न्यूक्लियाई। ये कौन सी रचना है? जाइगोट। अब यह जाइगोट क्या करता है? जैसे ही निषेचन की क्रिया पहले हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो जाइगोट बन जाता है वह जाइगोट अपना डेवलपमेंट तब तक प्रारंभ नहीं कर पाता जब तक इसको भोजन ना मिले। और भोजन किसके पास संचित रहता है? इस एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। तो जब तक भ्रूण पोष का निर्माण नहीं होता है उस समय तक जाइगोट क्या रहता है? रेस्टिंग पीरियड, विश्राम अवस्था में रहता है और अपने चारों ओर एक मजबूत, मोटी, प्रतिरोधक भित्ति निर्मित कर लेता है। क्या निर्मित कर लेता है? एक मजबूत, मोटी, प्रतिरोधक भित्ति जो वातावरण की विभिन्न अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनसे इसकी सुरक्षा करती है और यह रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहता है। उस समय इस जाइगोट को हम बोलते हैं oospore। क्या बोल रहे हैं हम? oospore। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ये थिक वॉल कब निर्मित हो रही है? अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में। जैसे ही इसको भोजन बनना शुरू होता है, फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसका नाभिक क्या करता है? कब? इन फेवरेबल यानी अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस में इसमें विभाजन प्रारंभ होता है और इसका नाभिक जो कि 2x है, एक कोशिकीय जाइगोट होता है, द्विगुणित और एक कोशिकीय। अब यह मल्टीसेल्युलर या बहुकोशिकीय भ्रूण में किस तरह से बदलता है इसके कई स्टेप हैं जो हमको देखना होगा। तो सबसे पहले जाइगोट का जो द्विगुणित नाभिक है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसमें सबसे पहले एक टीडी का मतलब होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन। मतलब जब किसी में इस तरह के विभाजन होते हैं तो उन्हें हम अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं और जब किसी कोशिका में इस तरह के खड़े विभाजन होते हैं तो उन्हें हम वीडी, वर्टिकल या उदग्र विभाजन कहते हैं। तो इस नाभिक में क्या हुआ है? सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन टीडी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी यहाँ पर जैसे कि मेरे को लिखने के लिए स्पेस में। टीडी या अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और एक टीडी से क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती है, अपर सेल। इस सेल को हम बोलते हैं, ऊपर वाली सेल ये कहलाती है बेसल सेल। इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं सस्पेंसर सेल। अब आगे चल के मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी बीसी, बेसल सेल, या एससी, सस्पेंसर सेल। ऊपर वाली कोशिका जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है वह कहलाती है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, क्योंकि आगे चलकर ये विशिष्ट प्रकार की रचना को निर्मित करेगी जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसर या निलंबक। अब नीचे वाली जो सेल होती है वह सेल कहलाती है टर्मिनल सेल, या इसी का नाम होता है, इसी सेल का एम्ब्रियोनल सेल, मतलब इसी एम्ब्रियोनल सेल। ये होती है चेलेजल एंड की ओर। अब सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये दोनों कोशिकाओं के नाम बिल्कुल बिठा लेना, कौन सी? बेसल सेल और एम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि इन्हीं से ही कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है? अगला इसी में अंतर क्या आएगा इसके डायग्रामों में? तीसरा डायग्राम, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम,
तीसरा और इसी का चौथा डायग्राम। अब नेक्स्ट होता है जो बेसल सेल है। आपके पास तो रजिस्टर में स्पेस रहेगा, चाहे इस तरह से बनाइए आप या इस तरह से बनाइए, पर एक के बाद एक क्रम से डायग्राम बनना है। कभी कभी ये भी आ जाता है केवल रेखा चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को समझाएंगे, तो हमको फिर क्या होता है, ये नामांकन बहुत क्लियर करना पड़ता होता है, क्योंकि नामांकन से ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं। केवल उसमें ये होता है, ये होता है, ये लगाना होता है। तो अब नेक्स्ट डिवीजन क्या हो रहा है, बेसल सेल में। बेसल सेल में नेक्स्ट डायग्राम में हम बना रही हूँ। बेसल सेल में होती है एक टीडी, फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। दो सेल हैं, ऊपर की बेसल सेल है और नीचे की टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल। तो अभी विभाजन किसमें हो रहा है, बेसल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है या ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब कितनी बन गई, दो कोशिकीय क्या बन गया, दो बीसी। इसी समय इस एम्ब्रियोनल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन होता है, बीडी। एम्ब्रियोनल सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, बीडी, वर्टिकल डिवीजन होता है और इसमें भी दो कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से एक रचना बन जाती है टी शेप्ड, टी के आकार की। टी शेप्ड जो एम्ब्रियो बन जाता है, उस एम्ब्रियो को बोलते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, यह प्रो एम्ब्रियो कितना होता है, 4 सेट, 4 कोशिकीय होता है। इसमें 2 होती है बीसी या बेसल सेल और 2 होती हैं इसमें ईसी या एम्ब्रियोनल सेल। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट इन बीसी और ईसी से ही होगा। टोटल एक प्रकार की कोशिकाएं ये हैं और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं ये हैं। अब हम इन दोनों कोशिकाओं को अलग अलग पढ़ेंगे कि पहले एक का पूरा डेवलपमेंट बताएंगे, फिर दूसरे का डेवलपमेंट बताएंगे। किस तरह से बताएंगे, अब बीसी नेक्स्ट डायग्राम, इसके बाद का डायग्राम है, किसमें होना है, इन बीसी में। यदि हम लिखें तो बीसी में किस तरह से लिखेंगे डायग्राम में, बीसी में 5 to 6, 5 से 6 टाइम्स, 5, 6 टाइम्स टीडी होती है। क्या होते हैं, टीडी। इन दो बीसी में 5 से 6 बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो इस तरह से 5-6 बार अनुप्रस्थ विभाजन होंगे तो ये दो कोशिकाएं बनाती जाएगी और इससे कम 8 से 10 कोशिकाएं बन जाएंगी। 5 से 6 बार एक बार हुआ तो इस तरह से, एक बार में 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से ये कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, 8 से 10 कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। क्या कहलाती हैं ये, सस्पेंसर सेल, क्योंकि सस्पेंसर कोशिकाओं के माध्यम से ही ये बनी है, तो ये सभी कहलाती हैं सस्पेंसर सेल। कितनी बन गई है, 8 से लेकर 10 तक। नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल में अभी हम कोई चेंज नहीं रहा है, वो कैसी थी, यही रचना थी कि 2 एम्ब्रियोनल सेल। नेक्स्ट अगला विभाजन, तीसरा, और ये चौथा बना 4th डायग्राम, ये बना 5th डायग्राम। अब आता है इसके बाद चेंज क्या होता है, इस सस्पेंसर सेल की जो 8 कोशिकीय रचना है, इसकी सबसे ऊपर की सेल, फर्स्ट सेल, फूलकर गोलाकार हो जाती है और इस सेल को हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल या ग्लोब्यूलर सेल। क्या बोलेंगे आप, तो ये सब डायग्राम नोट्स में जब वीडियो देखोगे तो अपने रजिस्टर पे बना लेना, इसलिए मैं इनको इधर मिटा ना। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट चेंज क्या आया है, इस सस्पेंसर की जो आदर्श कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं में से ऊपर वाली कोशिका फूलकर गोलाकार हो जाती, ये गोलाकार, और इस कोशिका को हम बोलने लगते हैं, ये जो फूलकर गोलाकार हो चुकी है इसको बोलते हैं हम ग्लोब्यूलर सेल। ग्लोब्यूलर सेल क्योंकि ग्लोब्यूल गोलाकार है, इसी का दूसरा नाम भी है, अथवा हम इसी को बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल चूषक कोशिका, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरा हॉस्टोरियल सेल एंडोस्पर्म से भोजन को अवशोषित करके या खींच कर या चूस कर किसको पहुंचाना रहेगा, इन एम्ब्रियोनल सेल को पहुंचाता रहता है, जिससे कि ये अपने आई का विकास कर सके। तो ये हो गई ग्लोबुलर सेल, बीच की कोशिकाएं वही सस्पेंसर सेल है, और इसकी अब सबसे नीचे की कोशिका कहलाने लगती है हाइपोफाइसिस। क्या कहलाती है, हाइपोफाइसिस। फर्स्ट टाइम में तो आपको नाम याद करने में टाइम लगेगा, किंतु जिसको इसको वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो ये पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे नीचे की कोशिका क्या कहलाई, हाइपोफाइसिस। शेष कोशिका में अब ये पूरी रचना जो बन चुकी है, ये रचना कहलाती है सस्पेंसर। क्या कहलाएगी, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, ये पूरी रचना सस्पेंसर या निलंबक बन जाती है। तो सस्पेंसर या निलंबक क्या है, ये 2 नंबर में पूछा जाए तो भ्रूण के ऊपर बनने वाली वह लंबी रचना जो कि क्या करती है, भ्रूण पोष से भोजन को एकत्रित करती है और इसी के साथ साथ एम्ब्रियोनल सेल को पुश करती है। पुश करती है मतलब धक्का देती है, जिससे कि वह एंडोस्पर्म से भोजन प्राप्त कर सके, वह कहलाती है सस्पेंसर या निलंबक। अब नेक्स्ट बेसल सेल या सस्पेंसर सेल में जो डेवलपमेंट होना होता है वह कंप्लीट हो चुका है और इसने सस्पेंसर का निर्माण कर दिया है। अगला डेवलपमेंट अब किसमें होना है, 2 एम्ब्रियोनल सेल में, क्योंकि अब इनको कंटिन्यूअस भोजन प्राप्त हो रहा है और ये बीच का डिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो अब इसमें 2 एम्ब्रियोनल सेल थी, इनमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इससे 4 सेल बन जाते हैं। कितनी बन चुकी है अब ये, 4 EC, 4 एम्ब्रियोनल सेल, और यह कहलाती है अवस्था क्वाड्रेट। 4 कोशिका वाली अवस्था को बोलते हैं क्वाड्रेट स्टेज, मतलब चतुष्कीय अवस्था। क्वाड्र मीन्स 4, 4, क्वाड्रेट स्टेज या चतुष्कीय अवस्था। नेक्स्ट चेंज क्या आएगा कि अब ये इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, ये तो सस्पेंसर का निर्माण हो चुका है। अब जितने भी डिवीजन होंगे, जो भी रचनाएं बनेगी वो एम्ब्रियोनल सेल में ही बनेगी। नेक्स्ट क्या होगा कि अब जो 4 एम्ब्रियोनल सेल बन चुकी थी, इन चारों एम्ब्रियोनल सेल में एक और टीडी होता है। क्या होता है, इन चारों में एक टीडी अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 4 से कितनी बन जाएगी, 8 कोशिका। मतलब कौन सा डायग्राम आ जाएगा, क्वाड्रेट स्टेज चेंज इनटू ऑक्टेंट स्टेज। 8 कोशिकाओं वाला डायग्राम ऊपर का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सस्पेंसर या ग्लोबुलर सेल, ये सभी सस्पेंसर कोशिकाएं। सबसे नीचे की हाइपोफाइसिस सेल है जो कि आगे चलकर रेडिकल या मूलांक को बनाएगी। अब ये चारों एम्ब्रियोनल सेल में हम क्या बोल रहे हैं, एक और टीडी या अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और 4 से किसमें बदल गया, ये 8। तो सिर्फ डायग्राम में क्या रहेगा, वैसा का वैसा बनेगा, क्योंकि 4 कहाँ रहती है, इस तरह से पीछे की ओर रहती है, अपने को इस डायग्राम में दिखाई नहीं देंगी। किंतु हम जब इसका नामांकन करेंगे तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एट सेट। 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं और स्टेज कौन सी हो गई है, ऑक्टेंट स्टेज। कौन सी स्टेज आ चुकी है, ऑक्टेंट स्टेज।
अब नेक्स्ट ऑक्टेंट स्टेज में फिर से क्या चेंज आएगा देखिए। अब इन 8 कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लिनल। डायग्राम के लिए स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर के डायग्राम मिटाती जा रही हूँ। अब मैं आगे के डायग्राम बनाऊंगी। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से शुरू हो रहा है और जाइगोट एक कोशिकीय रचना होती है। इसका नाभिक द्विगुणित होता है जब यह अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं या इनमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहती हैं, अर्थात भोजन पानी नहीं मिलता है, तो यह अपने चारों ओर एक रेसिस्टेंट वॉल, एक प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और तब इनको हम ओस्पोर कहते हैं। किंतु जैसे ही एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है और इनको भोजन पानी इत्यादि मिलने लगता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो इनका द्विगुणित नाभिक सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होता है और 2 कोशिकाओं को बनाता है। ऊपर वाली कोशिका जो कि माइक्रोपाइल सिरे की ओर होती है, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहलाती है, और नीचे वाली कोशिका टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल इसी कहलाती है। अब अगला डेवलपमेंट में अब बेसल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और इस एम्ब्रियोनल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिका वाला एक टी के आकार का प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट 2 प्रकार की कोशिकाएं अपने पास हैं, एक तो बेसल सेल है और एक एम्ब्रियोनल सेल है। इन दोनों का हम पृथक पृथक विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले जो विभाजन होता है वह क्या होता है? बेसल सेल में 5 से 6 बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, जिससे कि कम से कम 8 से 10 कोशिकाओं का एक टायर बन जाता है। इस रचना को 8 से 10 कोशिकाएं या सस्पेंसर सेल बन जाती हैं और इस तरह से एम्ब्रियोनल सेल और सस्पेंसर सेल ये लंबी रचना बन चुकी है। लंबी रचना बनना इसलिए जरूरी है कि भ्रूण कोश और इस भ्रूण विकसित हो रहे भ्रूण में बीच में डिस्टेंस है और भोजन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब ये जो रचना है, 3 कोशिकाएं बन चुकी हैं, तो ये इससे टच हो जाएगा, ये इसको पुश करती है। अब चेंज क्या आता है नेक्स्ट? इस सस्पेंसर सेल की सबसे ऊपर की कोशिका फूलकर गोलाकार हो जाती है और इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर सेल या हॉस्टोरियल सेल, चूषक कोशिका कहते हैं। इसके सबसे नीचे की कोशिका कहलाती है हाइपोफाइसिस, जो आगे चलकर रेडिकल या मूलांकर को बनाएगी। तो इस तरह से बेसल सेल के द्वारा क्या बन जाती है? एक लंबी रचना का निर्माण हो जाता है, जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। ये विकास कर रहे भ्रूण को नीचे की ओर पुश करती है एंडोस्पर्म की ओर, जिससे कि उसे पोषण मिलता है। ये डेवलपमेंट बीसी का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम किस पर आ रहे हैं? एम्ब्रियोनल सेल में क्या परिवर्तन होते हैं, कौन से विभाजन होते हैं। एम्ब्रियोनल सेल में अब क्या होता है? एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 एम्ब्रियोनल सेल बन जाती हैं और यह कहलाता है क्वाड्रेट स्टेज एम्ब्रियो, चतुष्कीय भ्रूणीय अवस्था। अब इसमें चारों एम्ब्रियोनल सेल में एक और टीडी या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि 4 से कितनी बन जाती है? 8 बन जाती है। 4 पीछे की ओर रहती है, किंतु डायग्राम इस तरह का ही दिखाई देगा और इसको बोलते हैं हम ऑक्टेंट स्टेज या 8 कोशिकीय अवस्था। अब इसके बाद के डायग्राम में इनको मिटाती हूँ सभी को और आगे का विकास 6वां डायग्राम बन चुका है। 6वें नंबर का डायग्राम ये बन चुका है। अब इसी से हम आगे इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखते जाते हैं कि 8 एम्ब्रियोनल कोशिकाओं में अब क्या चेंज होता है और वो किस तरह से एक भ्रूण में विकसित होती है। देखिए, ये डायग्राम दिमाग में रखना अपने को। अब इन 8 कोशिकाओं में नेक्स्ट क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। ऊपर का डायग्राम जो है वो वैसा का वैसा ग्लोब्यूलर सेल, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो का विकास होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
8 कोशिकाएं थी। अब इन 8 कोशिकाओं में हम क्या बोल रहे हैं, ये 8 सेल है और इन 8 कोशिकाओं में क्या होता है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल, हिंदी में बोलते हैं इसको परिणत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत विभाजन। इस विभाजन से क्या होता है, जितनी भी कोशिकाएं रहती हैं वो 2 भागों में बट जाती है। किस तरह से, एक आउटर साइड और एक इनर साइड, एक बाहर का भाग होगा और एक अंदर का भाग, जहाँ कहीं भी पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो किस तरह से होगा समझिए इसको, पेरिक्लिनल डिवीजन, 8 कोशिकाएं हैं। अब इस तरह से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, 2 रीजन बन जाते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं 2। 8 कोशिकाएं 1 2 3 4 बाहर की ओर है और 8 कोशिकाएं 1 2 3 4 ये अंदर की ओर। और एम्ब्रियो क्या हो गया, 8 सेल से किससे बदल गया है, 16 सेल, कैसा हो गया, 16 सेल, 16 कोशिकाएं हो गया। और इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को बोलते हैं, उसका नाम है ग्लोव्यूलर, कौन सा, ग्लोव्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि अभी भी एम्ब्रियो की शेप कैसी है, गोलाकार है। तो ये 16 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो ग्लोव्यूलर एम्ब्रियो। ऊपर की जो कोशिका रहेंगी वैसी की वैसी रचना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि ये तो एक बार पूरी विकसित हो चुकी है, इसने सस्पेंसर का निर्माण कर दिया। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट कौन सी, 16 कोशिकीय अवस्था आ गई है। अगला विभाजन किसमें होगा, जो बाहर की क्या कीजिए, एट आउटर सेल, और ये थी अंदर की एट इनर सेल। अब डिवीजन हो रहा है किसमें, 8 बाहर की कोशिकाओं में भी होता है और 8 अंदर की कोशिकाओं में भी डिवीजन होता है, पर डिवीजन के प्रकार दोनों के अलग अलग होते हैं। किस तरह से होते हैं, जो 8 बाहर की कोशिकाएं होती हैं, नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे, ग्लोब्यूलर सेल, सस्पेंसर। अब बाहर की कोशिकाएं जो है साइज बढ़ती जाएगी इस तरह से। अब हम क्या कह रहे हैं, बाहर की 8 कोशिकाएं, ऐसा कैसा ये डायग्राम हमारे पास, बाहर की जो 8 कोशिकाएं थी उन 8 कोशिकाओं में डिवीजन होते हैं, आउटर एट सेल। कौन से डिवीजन हो रहे हैं, अब डिवीजन का नाम देखिए आप, डिवीजन कौन से हो रहे हैं, इसमें होते हैं एंटीक्लिनल, अपनत, वो परिणत थे हिंदी में और अब है अपनत, एंटीक्लिनल डिवीजन। इस प्रकार के डिवीजन किसी भी कोशिका में होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पूरी परत बना देते हैं, लेयर बना देते हैं। किस तरह से होंगे, इस तरह से भी बन सकते हैं, पूरी एक परत बन चुकी है, क्या बन चुकी है, एक लेयर। आउटर साइड एक क्या बन जाती है, परत का निर्माण हो जाता है। इस तरह से विभाजनों के फलस्वरूप क्या बन रही है, 8 कोशिकाएं एक परत में बदल जाती हैं और इस परत को हम बोलते हैं, अब इसका नामांकन होगा डर्मेटोजम। अब क्या कहलाने लगेगी, ये 8 कोशिकाओं से किसका निर्माण हो चुका है, इसका निर्माण हुआ है, यह परत कहलाएगी डर्मेटोजम। ऐसा नहीं। अब अंदर की 8 कोशिकाएं बची, इन अंदर की 8 कोशिकाओं में होता है, अंदर की 8 कोशिकाओं में डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन होता है इनमें, देखिए आप, इनमें फिर से होता है पेरिक्लिनल। कौन सा डिवीजन होता है इनमें, पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत। जब परिणत होता है, मैंने पहले ही बताया कि 2 क्षेत्र बन जाते हैं, बाहर की और अंदर। अब अंदर की 8 कोशिकाओं में जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो कितनी बन जाएंगे, 2 क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। 8 कोशिकाएं मध्य में बन गई हैं इस तरह से, और 8 कोशिकाएं कहाँ पर बन जाती हैं, ये सेंटर में बन जाती हैं, केंद्र में बन जाती हैं। अब इन सबसे बाहर की कोशिका डर्मेटोजम, अब मध्य की कोशिका मिडल है,
ये कहलाती हैं पेरिब्लम। और सबसे अंदर जो केंद्र की कोशिकाएं होती हैं वह कहलाती हैं प्लीरोम। अब जिस बच्चे ने 11th क्लास में सही तरीके से अध्ययन किया होगा उसके दिमाग में एक फोटो खींच गई होगी, डर्मेटोजन क्या है, पेरिब्लम क्या है और प्लीरोम क्या है। और यदि बच्चे भूल गए हो तो मैं फिर से बताऊंगी, यहाँ पर हम तभी समझ में आएगा कि ये तीनों क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब आपने 11th क्लास में परिवाजी ऊतकों का वर्गीकरण पढ़ा होगा उस समय आपने देखा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कई आधारों पर विभाजित किया गया था, जैसे पोजीशन के बेस पर, फिर उसके बाद उनके विभाजन के आधार पर, और फिर उसमें दिया गया था फंक्शन के आधार पर। तो ये जो तीनों टर्म आ रहे हैं ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार हैं और कार्यों के आधार पर होते हैं कि कार्य के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। कार्य का मतलब है कि इनको कौन से अंगों का निर्माण किसी भी पौधे में करना है। तो डर्मेटोजन हमेशा कौन से अंग का निर्माण करती है, डर्मेटोजन करती है हमेशा एपिडर्मिस को। ये क्या तुमको सब नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि ये सब ओटी में आते हैं। डर्मेटोजन से क्या बनता है, एपिडर्मिस। पेरिब्लम क्या बनाता है, हमेशा बीच का भाग है, मध्य का भाग, तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और इसके साथ ही बनाया कौन सा भाग, पेरिसाइकिल। ये जब आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई किसी भी प्लांट, फ्रूट या लीफ की तो उनमें आपने भाग देखे होंगे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर कहलाता है स्टील या रंभ जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल और पिथ होता है। तो एक प्लांट में हम किसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, भ्रूण का। और भ्रूण को आगे चलकर क्या बनाना है, एक पूरे पौधे को बनाना है, अर्थात उसको जड़ को भी बनाना है, तना को भी बनाना है, पत्ती को भी बनाना है। तो ये सब अंग एक एक चीज को बनाएंगे। जैसे कि डर्मेटोजन से क्या बन जाएगी, एपिडर्मिस, पेरिब्लम से क्या बन जाएगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और प्लीरोम से क्या बन जाता है, स्टील वाला भाग अर्थात जाइलम, धन, फ्लोएम और पिथ। और इस तरह से एक कंप्लीट उनकी रचना का निर्माण हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर फिर से वापस लौट कर आ जाइए कि बाहर की 8 कोशिकाओं में एंटीक्लिनल डिवीजन हुए हैं जिसके फलस्वरूप एक परत का निर्माण हो जाता है। इस परत को हम डर्मेटोजन कहते हैं जो आगे चलकर एपिडर्मिस बनाती है। मध्य जो अंदर की 8 कोशिकाएं थी इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ है जिससे कि 2 क्षेत्र या रीजन बन चुके हैं। बाहर भी 8 कोशिकाएं हैं, अंदर भी 8 कोशिकाएं हैं। बाहर की 8 कोशिकाओं से पेरिब्लम का निर्माण होता है और अंदर की 8 कोशिकाओं से प्लीरोम या केंद्रीय भाग बनता है और आगे चलकर इनसे इस तरह के अंगों का निर्माण होता है। अब आगे और चलिए, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, मेरिस्टेमेटिक या परिवासी ऊतक हैं, इसलिए इनमें लगातार विभाजन की क्रिया होती रहेगी और एम्ब्रियो का विकास होता रहेगा। अब एम्ब्रियो ग्लोबुलर नहीं रहेगा, इसमें लगातार इसमें भी विभाजन होंगे, इसमें भी विभाजन होंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम था आपका 7th नंबर का, ये डायग्राम था आपका 8th नंबर का। अब मेरे को फिर से इन डायग्राम को इधर मिटाना पड़ेगा अगले डायग्राम के लिए। तो ग्लोबुलर डायग्राम किस में बदल रहा है, अब आप देखिए, गोलाकार जो भ्रूण है वो परिवर्तित होता है। अगला डायग्राम इससे क्या चेंज आ जाएगा, अब यह गोलाकार नहीं रहता। ये जो डायग्राम है बाकी की तो रचनाएं आपको वैसे ही बनानी, अब ये भ्रूण गोलाकार नहीं रहता। क्या परिवर्तन आता है, ऊपर की रचना में सस्पेंसर में कोई चेंज नहीं, परंतु अब इसमें अधिक वृद्धि होने के कारण यह कुछ हार्ट शेप्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हृदय के आकार, इस तरह से ग्लोबुलर एम्ब्रियो चेंज इनटू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा हो जाता है, ये थोड़ा हृदय के आकार का हो जाता है, हार्ट शेप। और अब हम इसको बोलने लगते हैं कौन सा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। बाहर का ये डर्मेटोजन है, एपिडर्मिस जिसने बना दी है डर्मेटोजन इस तरह से।
अंदर पेरिब्लम और प्लीरोम, इनकी कोशिकाएं भरी हुई हैं जो कि आगे चलकर और अधिक विकास करती हैं। ये है हाइपोफाइसिस। अब अंदर बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि प्लीरोम और पेरिब्लम की हैं, ये भरी हुई हैं और इन्हीं में निरंतर विकास होता रहेगा और आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये डायमीटर हार्ट शेप बन गया। अब इनमें और अधिक विकास हो रहा है। तो अब किस तरह से इनमें जब विकास होता है ये और अधिक रचनाओं को निर्मित करेगी। तो अब क्लियर, चूंकि ये पूरा डेवलपमेंट भ्रूण का किस में चल रहा है, क्रूसीफेरी कुल में। और क्रूसीफेरी कुल में जो ओव्यूल होता है वो होता है कैम्पाइलोट्रोपस या थोड़ा वक्राकार। इसलिए अब यह हार्ट शेप्ड भ्रूण इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे। डायग्राम का ही कमाल है, सब डायग्राम याद तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ये इस तरह से और अधिक क्या हुआ है, इनमें जब वृद्धि होती है तो अब कॉटिलिडन या बीज पत्र देखिए क्लियर हो किस तरह से इसका बनना शुरू हुआ और ये कैसा बनता जाता है। और पूरा पूरा जो एम्ब्रियो है वो चेंज हो रहा है हॉर्सशू शेप्ड और अंत में ये मैं इसलिए धीमे धीमे बना रही हूँ कि इससे आप भी बनाना सीखें। बुक्स में तो दिया ही रहता है, तो बुक्स में कैसे दिए रहते हैं, एक साथ दिए रहते हैं। अब ये एम्ब्रियो बन चुका है, किस तरह से बन चुका है। जो हाइपोफाइसिस सेल थी, ये हाइपोफाइसिस सेल भी क्या करेंगे, लास्ट डायग्राम में भी हम बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। ये हाइपोफाइसिस सेल ने क्या बना दिया है, रूट कैप को बना दिया। ये रूट कैप बन चुका है। अब भ्रूण के अंदर क्या बन गया, इधर ये घोड़े की नाल के आकार के जैसे ये बन गया रेडिकल। ये बन चुका है प्लूमिल, ये बन चुके हैं कॉटिलिडन, बीच का भाग है हाइपोकॉटाइल। अभी भी इसमें क्या है, सस्पेंसर शेष है। ये तब तक रहेगी रचना जब तक इस रेडिकल से जड़ नहीं बन जाएगी और प्लूमल से प्रांकोर या तना नहीं बन जाएगा, तब तक ये सस्पेंसर रहता है। तो इस तरह से अब ये भ्रूण जो हार्ट शेप था, ये भ्रूण धीरे धीरे क्या बन रहा है, हॉर्सशू शेप घोड़े की नाल के आकार का बनता जा रहा है। और इसमें ये दोनों रचनाएं क्या कहला रही हैं, ये कहलाती हैं टू कॉटिलिडन या बीजपत्र। दोनों बीजपत्र के बीच का भाग ये कहलाएगा प्लूमल या प्रांकोर, ये भाग कहलाएगा रेडिकिल या मूलांकुर। और हाइपोफाइसिस चेंज हो चुकी है रूट कैप, क्योंकि रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, तो ये रूट कैप। ये वाला भाग कहलाएगा हाइपोकॉटाइल या अधोबीज पत्र। ये वाला भाग कहलाएगा जो कि कॉटिलिडन से इधर की ओर होता है, प्रांकोर के इधर एपिकॉटाइल। यदि हम इधर क्या कह सकते हैं, भ्रूणीय अक्ष के एपिकॉटाइल। ये पूरा सिरा कौन सा है, माइक्रोपाइल की तरफ है और ये है चेलेजा की ओर। यदि हम इसको सराउंड कर दें, पूरी क्रिया कहाँ पर हो रही है, ये ओव्यूल के अंदर हो रही है। यदि हम ये पूरा भ्रूण जो विकसित हो रहा है, ये कहाँ पर विकसित हो रहा है, क्या बना दिया हमने, ओव्यूल। पूरी क्रिया बीजांड के अंदर हो रही है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, जो फर्स्ट डायग्राम लिया था हमने वो जाइगोट विकास करके कितना इतनी लंबी भ्रूण में बदल चुका है। तो ये क्या है, ओव्यूल बीजांड के अंदर ये पूरी रचना क्या बन गई है। इस पूरी रचना को हम बोलते हैं, ये है द्विबीजपत्री एम्ब्रियो या भ्रूण। तो इस तरह से भ्रूण का विकास हुआ है।
अब हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण में कौन से भाग बन चुके हैं, कौन कौन से भाग होते हैं इंपॉर्टेंट। 2 कोटिलिडन या बीजपत्र होते हैं। कोटिलिडन भ्रूण का वह भाग होता है जहाँ पर कि भोजन संचित रहता है, अर्थात यह भ्रूण की भोजन को संचित करने वाली पत्तियां होती हैं। इन दोनों, दूसरा भाग कौन सा, प्लूबिल, कोटिलिडन्स के बीच का भाग जो कि प्रांकुर कहलाता है, और यह प्रांकुर ही आगे चलकर क्या करता है, शूट या तने को निर्मित करता है, पूरा शूट सिस्टम बनाएगा, तने को बनाएगा। फिर रेडिकल वाला भाग, इसे हम मूलांकुर कहते हैं, और यह आगे चलकर रूट को बनाएगा। जैसे ही रूट बन जाएगी इस भ्रूण में, तो रूट बनने से जब क्या होगा, वह पोषण कहाँ से लेने लगेगी, जमीन से लेने लगती है, अर्थ से लेने लगती है, तो ये पूरी सस्पेंसर वाली रचना समाप्त हो जाती है। इस रेडिकल के ऊपर जो हाइपोफाइसिस था, वो हाइपोफाइसिस इसने बना लिया है रूट कैप, जो कि रूट की सुरक्षा करती है। हाइपोकॉटाइल क्या होता है, हाइपोकॉटाइल किसी भी एम्ब्रियो का वह भाग होता है जो कि भ्रूणीय अक्ष में कोटिलिडन के पीछे की ओर स्थित होता है। बिलो, हाइपो मीन्स होता है बिलो या नीचे, पीछे की ओर स्थित होता है, यानी अधोबीजपत्र कहते हैं। तो इस तरह से एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास ओव्यूल के अंदर हो जाता है, और यही भ्रूण आगे चलकर क्या करता है, एक नन्हे पौधे को जन्म देता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो आपको एक साथ पूरे डायग्राम एक पेज पर बनाना है, जिससे कि आपको पूरा डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर समझ में आएगी, और तब आप पूरा बना लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट, अब हमने निषेचन के बाद जाइगोट का विकास भी पढ़ लिया है और एंडोस्पर्म का विकास भी पढ़ लिया है। तो अब इस ओव्यूल के अंदर क्या परिवर्तन आएगा कि ओव्यूल बीज में बदलेगा और ओवरी क्या होती है, फल में बदल जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक बीज में किस तरह के भाग होते हैं, ओव्यूल किस तरह से बीज में परिवर्तित होता है। थैंक यू।